वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रज़ाक खान है कोई, आए हैं, पता नहीं, आई थिंक इन्होंने आईडी चेंज किया है। अच्छा जी, हेलो। हाँ जी, क्या हाल जी, है, कैसे हैं आप? आवाज आ रही? आ रही है। कैसे हैं आप? जी, पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, सब खैरियत है? हाँ जी, हाँ जी, ज़बरदस्त। जी, अच्छा, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का असल मकसद क्या है? आपने आप लोगों की वजह से मेरा खुदा चला गया है मुझसे। मैं जो बुर्ज खलीफा के ऊपर, अपने ईमान के बुर्ज खलीफा के ऊपर बैठ के देखता था नीचे कि ये सारे काफिर फिर रहे हैं, ये जो वैक्सीन बनाते हैं या सब कुछ करती हैं, इन्होंने आखिर में जाना तो जहन्नुम में है। लेकिन जब वो मेरी बिल्डिंग गिरी है नीचे, तो बहुत दुख हुआ है। ये सर अब आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आप पहले ये बताएं कि ये जो पूरा जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमें बड़ी हम ये अब काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और अब तो खैर मैं तो ये बता चुका हूँ, मेरे पहले फेसबुक पे ही मैंने एक दफ़ा पूरी उसको सॉर्ट आउट किया था मैसेजेस का। तकरीबन 1000 के करीब मैसेजेस ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं, किताब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया। अब इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई कीप शेयरिंग देम। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है उनसे बात करने का, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये जो सिलसिला था, क्योंकि हम ये हमारे फीडबैक के लिए जरूरी है कि हम तो यहाँ पे बातें करते रहते हैं, बात करके चले जाते हैं। इस बात का मुझे भी एहसास है कि अगर कोई हमारी बात सुन लेता है, वो रात को सोचता है, उसकी दुनिया हिल जाती है, वो कहता है यार ये कैसे इस्लाम के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैंने रिचर्ड डॉकिंस को पहली दफा सुना, मैंने भी कहा यार ये कैसे बात कर सकता है खुदा के बारे में। तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर उसको तलाश करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड आज होनी है, कल होनी है, उसके ऊपर हम काफी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो सिर्फ सिर्फ उसी हदीस के ऊपर, उसका टाइटल ही मैंने ये रखा है कि बुखारी की सबसे गंदी हदीस। उसके अंदर वो कोएटस इंटरप्टस वाली हदीस है, या उसका नाम ही मैंने ये रखा है सबसे गंदी हदीस। तो गूगल में डालेगा गंदी हदीस तो वो वीडियो आएगी। तो वो जो जी, सुनेगा पहली दफा, मुफ्ती मसूद, इंजीनियर साहब, गांधी साहब, वो बड़ी अच्छी अच्छी आपको बातें बताते हैं, बीवी के ये हुकूक हैं तो फलाना। लेकिन मुझे हैरत हुई थी जब मैंने पहली दफा पढ़ी थी कि यार ये क्या बहस हो रही है। रसूल अल्लाह से पूछा जा रहा है कि मैं अपना जो अज़ू तनासल का जो क्लाइमैक्स है वो औरत के अंदर डालूं या बाहर डालूं, ये क्या बातें हो रही हैं। और जो वो उन औरतों के बारे में जो पकड़ा, तो इस तरह की हम बातें तो अब बहुत कर चुके हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान बच्चा सुनता है, या लड़का या लड़की सुनती है, उसके ऊपर क्या बीतती। तो आप अपनी कहानी हमें बताएं कि आपने जब पहली दफा सुना क्या महसूस किया, फिर आपने क्या किया, फिर कितने अरसे तक आप सुनते रहे, फिर क्यों आप इससे लड़ते रहे, कैसे लड़ते रहे, फिर आप बताएं कि आपको कब यकीन हुआ कि यार आपका खुदा जो है आपसे छूट गया है। सर मैं क्या मतलब मुझे प्रॉपर नर्वस ब्रेकडाउन रहा है। मैं पूरा 1 महीना डिप्रेस रहा हूँ। मैं जस्ट मतलब कह सकता हूँ कि मेंटली बिल्कुल अपसेट था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। असल में मेरी जो फैमिली थी वो एक बिल्कुल जो आप कहते हैं कि हमारी एक मीडियोकर सी फैमिली थी, ना ज़्यादा कंजर्वेटिव और ना ज़्यादा जो है ना मॉडर्न। तो हमारा फैमिली में भी ऐसा ही था। मैं उस फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेटिव था वो मैं था, इस्लाम के हवाले से, अपने मज़हब के हवाले से। अहले हदीस के बैकअप, हमारा अहले हदीस बैकअप है। जब यानी कि उस वक्त के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा करीब होता गया, मस्जिद की तरफ जाना शुरू हो गया। मैं 5 क्लास में था, तब मुझे ये बात हदीस सामने आई कि अगर कुरान मजीद को हिफ्स कर लोगे तो आप जन्नत में आला मुकाम करोगे। तो फिर मैं इस तरफ चला गया। मुझे पेरेंट्स ने कहा कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, बाद में ये काम कर लेना। लेकिन ये मेरा इतना कंजर्वेटिव था उस वक्त, इतना माइंड भी नहीं होता बंदे का कि वो खुद सोच सके कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो वो भी यानी कि ज़ाहिर सी बात है, वो भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप कर लो। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने हिफ्ज़ किया। 6, 7, 8 जो क्लास थी मैंने स्किप की।
प्रॉपर मैंने उसको हिफ्स किया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 8 में आया। लेकिन फैमिली में वही हमारी यानी कि मैं ये भी कि उन्होंने मुझे मदरसे में नहीं भेजा। वो कहते हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं होते, हमें पता है इतने स्टूडेंट क्या करते हैं वो। उन्होंने मुझे घर में स्पेशल एक डेली इमाम साहब आते थे, कारी साहब आते थे, उन्होंने मुझे घर में रहना शुरू करवाया। तो उसके बाद मैं फिर वापस अपनी रूटीन पर आ गया। 8, 9, 10 मैंने की, फिर एफएससी में मेडिकल के लिए चला गया। तो अभी खैर मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। और अभी मैं बिल्कुल लाइफ मेरी सिंपल जा रही थी। मुझे कुछ नहीं था कि सब कुछ हो रहा है, बस मैं ये समझ रहा था कि ये सिंपल सी लाइफ है, इसी को जीना है और यही जो है ना मेरी पूरी कायनात है इस्लाम के अंदर रहकर, पीछे बाहर कोई नहीं है। और जो चीज़ें यानी कि आपको जो बुक सामने नज़र आएँगी, अगर आपकी बुक्स ही वही हैं, अगर आप कोई क काउंटर बुक्स कोई आ ही नहीं रही आपके पास, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी दुनिया वही होगी कि यही हकीकत है। लेकिन जब मैं कोविड तो ख़ैर काफ़ी दुनिया के लिए जो है ना वो बड़ी बुरी चीज़ साबित हुई है, लेकिन मेरे लिए कोविड ने मुझे जब लॉकडाउन लगा, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कहाँ पर हूँ। तो कोविड में जब लॉकडाउन लगा, तो फिर मैंने बैठ के सोचना शुरू किया कि यार क्या मतलब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या चीज़ है? दुनिया में इतने इंटरनेट तो ख़ैर आम है, तो इंटरनेट ने जो है ना वो दुनिया को काफ़ी आपस में एक ग्लोबल विलेज बना दी है। तो फिर इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि अच्छा मैं अहले हदीस हूँ, तो अहले हदीस ही क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं सही हो सकते? फिर मैंने बाकियों को स्टडी करना शुरू किया। उसी चक्कर में मुझे मिर्ज़ा अली भी मिल गए, तो उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, उनकी बातें सुनी। जब वो हदीस के नंबर वगैरह बताते तो जाके तो इस्लाम 360 में मैंने काउंटर वेरीफ़ाई किया कि जब वेरीफ़ाई करता तो बिल्कुल वो सेम ही होता। फिर मैंने जो है ना वो फ़िरका वारियत से बाहर निकल आया। फिर मेरी लड़ाई होती थी बाकी फ़िरका वालियों से कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, आप ये करें, आप ये करें। अच्छा उस चीज़ से मैं पहले बाहर आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा फ़िरका वारियत से तो बाहर आ गया हूँ। अब ये भी देखते हैं कि यार जिस इस्लाम को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्या पता कि मैं तो अब उस इस्लाम के अंदर पैदा हुआ हूँ। तो जो बाकी लोग बाहर पैदा होते हैं तो वो भी अपने दीन को अच्छा समझते हैं, तो क्या पता वो सही हों। मैंने फिर पीछे चलता गया कि मैं यहूदी ईसाई की तरफ गया, उनको देखा। डेविड वुड को मैंने कुछ सुना। फिर यहूदियों के कुछ स्कॉलर्स हैं, मैंने उनको सुना। तो उसी चक्कर में जो है ना मुझे 48 मिस्टेक्स ऑफ कुरान अपोजिट प्रॉफिट की मुझे वो मिल गई वीडियो, रिकमेंडेशन में आ गई। तो ये लास्ट ईयर नवंबर की बात है, मतलब कि लॉकडाउन खत्म हो चुका था, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी। तो ये नवंबर की बात है। वैसे जो रिसर्च है मैंने वो कोविड में या लॉकडाउन लगा उसी में मैंने शुरू किया। तो नवंबर के बाद तब जो है ना अपोजिट प्रॉफिट ने जब ये सारी बातें की, मैं जाके काउंटर वेरीफाई करता। मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो वो जो उसने कहा कि आपकी जो सीमन है वो मतलब कि लंग्स से बनता है, लंग्स के कह लो कि वो दरमियान से तो लंग्स ही हो गया ना वहाँ पे। तो मैं यार बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह की बातें लिखी हुई हैं यार, ये मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, फिर स्टोरीज की। अच्छा फिर आपकी मुझे पाकिस्तानी मुल्हद की एक वीडियो थी मिर्जा अली को की फक्की का जो। अच्छा मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना मिर्जा अली फक्कियां सबको देता है, ये बंदा मिर्जा अली को मिर्जा अली क्या को फक्की फाकी दे देता रहा है। है? हाँ, तो मैंने जो है ना वो वीडियो मैंने ओपन की, मैंने कहा यार मिर्जा अली को पक्की वो थी आपकी, उसने वो कोई वो बोइंग बोइंग सेवन 747 फ्रैड सेवन हॉयल सेवन वाली उसकी जो जो उन्होंने बात की, एग्जांपल दी हुई थी। हाँ, एग्जैक्टली जी वही वाली बात। तो वो फिर मैंने अपनी काउंटर यानी कि आपके जो देखे उसके कमेंट्स देखे, तो मैंने उसको देखा, तो यार मैंने कहा यार ये बंदा तो सही बात कर रहा है। फिर आपकी वो अब्दुल्ला गोंदल के साथ वीडियो प्रॉपर उसकी क्योंकि मैं उसकी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वो भी यानी कि क्या कहते हैं उसे न्यूरोसर्जरी वगैरह भी थोड़ी सी मैंने स्टडी की हुई है। अभी तो वैसे बेसिक स्टूडेंट हूँ, तो उनकी जो बातें वेरीफाई कर रही थी कि वो जिस तरह से बता रहे थे कि जो प्रॉफिट्स हैं वो किस तरह से एक आम इंसान आके ऐलान करता है कि मैं प्रॉफिट हूँ। तो वो जाहिर सी बात ऐसी है कि वो होता है ये इस तरह की डिजीज होती हैं। तो इस तरह की बातें फिर उसको हदीस का तो उन्होंने जोड़ा, तो वो मैंने जाके काउंटर वेरीफाई किया, तो बिल्कुल ऐसा ही था, हदीस में ऐसी बातें लिखी हुई थी। फिर उसके अलावा जो है ना वो मैं क्या उनकी आपको कुरान की इखलाकियात, इस्लाम की इखलाकियात ने भी परेशान किया आपको? जी, जी। जी, जी। वो तो सबसे पहले तो ये जो साइंटिफिक मिस्टेक थी उसने बहुत हाँ, तंग किया।
फिर जो कुरान की जो अखलाकियात है वो वीडियो मेरे थोड़ी सी बाद में आई है, लेकिन पहले जो हदीस में जो अखलाकियात है ना, उसने बहुत मुझे टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा, कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि यार मतलब क्या ऐसे ही कह रहे हैं कि एक मदर को आप इतना प्यार कर रहे हो, लेकिन वो मदर बहुत ही यानी कि बुरी है। तो वो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जिसको मैं इतना प्यार करता था उसने मुझे ये जैसा धोखा दे दिया, मुझे उठा के कहीं फेंक दिया। जैसे जिस तरह वो टावर नहीं गिरा था उसका 9/11 का, इस तरह से मेरी बिल्डिंग पूरी इमारत मैंने गिर गई थी। चले आपने बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और मैंने यही कहना था, ये जो वीडियो का जब हम तराशा डालेंगे तो ये जो नीचे इधर एक, मैं अभी कमेंट भी देख रहा था किसी का, डी का, कि क्या इसका नाम था, वो ये कह रहा था कि ये आपने हारिस इसको कितने पैसे दिए, हारिस वाले। चलो वो तो ऐसे इन लोगों की ये तो छोटी अक्ल की अक्कासी करता है, लेकिन जो लोग सीरियस हैं उन्हें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि एक एक्स मुस्लिम जब बनता है तो वो किस अमल से गुजर के बनता है। यानी आपने ये रातों रात नहीं कि आपने हारिस सुल्तान की, शुरू में तो आपने यही कहा, इसलिए मैंने आपसे डिटेल से पूछा, क्योंकि कोई एक ऐसा नहीं होता। इवन मैं रिचर्ड डॉकिंस को बड़ा क्रेडिट देता हूँ, इवन रिचर्ड डॉकिंस को भी सारा नहीं जाता क्रेडिट, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस ने के बाद मैंने हिचन्स को सुना, हैरिस को पढ़ा, फिर मैंने अपने इस्लामी स्कॉलरों को सुना और पढ़ा, फिर मैंने खुद रिसर्च की, फिर जाके मैं एथियस्ट बना। तो ये पूरा जी एक असल अमल होता है, और इस अमल से ये एक तरीके की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सर ये एक तरीके की आपकी 2 साल की डिग्री है। लोगों को इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते 1.5-2 साल लग जाते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो मुसलमान बैठे हुए, जो 90% मुसलमानों की आबादी है, उन्हें उन्हें सिर्फ कुल्लो अल्लाह आती होती है, अत्ताहियातो आती होती है, दुरूद शरीफ आता होता है, बस अल्लाह मियां सबसे अच्छे हैं, तो ये है तो वो है। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी कख भी बिल्कुल भी नहीं। कोई। और वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई तुम गलत हो, इस्लाम तो बड़ा अच्छा है। सो ये जो एक एक्स मुस्लिम, द पॉइंट वी वांट टू मेक, लेट्स रैप इट अप, कि पॉइंट ये है कि दीज आर द गाइज जो ट्रेनिंग से, एक प्रोसेस से गुजर के जाते हैं। दैट्स द रीजन कि आपको हर एक्स मुस्लिम जो होता है, हर एथियस्ट जो होता है, उस सेकंड जनरेशन हो सकता है हमारी माठी हो, इन अ सेंस कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दे वुड नॉट बी एजुकेटेड इन आर्गुमेंट्स में। वो एजुकेट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो ग्रो ही ऐसे मुआशरे में हुए होंगे जिनको कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या एथियज्म अफेक्ट नहीं करती होगी। लेकिन जो एक्स होता है ना, एक्स क्रिश्चियन होता है या एक्स मुस्लिम होता है, वो एक प्रोसेस से गुजर के प्रोसेस से गुजरता जाता है। है, और वो प्रोसेस बड़ा रिगरस प्रोसेस है। और सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ही नहीं है, ये एक एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एक तो इंटेलेक्चुअली अवेकनिंग तो हो रही है आपकी, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं लोगों को, आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं, और फिर आपको एक सोसाइटी का ब्लो बैक आ रहा है, आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप उसके रियल लाइफ में, यानी कोई ऐसी स्टडी हो सकती है सर कि बंदा डॉक्टर बनने जाए और उसको डिप्रेशन हो जाए इस बात से कि यार मुझे तो कोई मुआशरे में एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी इल्म हासिल करने के लिए तो कोई नहीं ना रोकता, पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी आप इंजीनियर बनोगे कहोगे वेरी गुड, डॉक्टर बनोगे वेरी गुड, चलो एमए एमए उर्दू कर लिया वो भी वेरी गुड। तो लेकिन इधर आपको जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है, इल्म आ रहा है, आपको एक तरीके की जेल में बंद किया जा रहा है, दिमागी जेल में बंद किया जा रहा है। सो ये इन सारे, अगर कोई मौलवी साहब सुन रहे हैं, कोई मुफ्ती या डी जैसे लोग, बेवकूफ जाहिल लोग नहीं, जो पढ़े लिखे लोग जो सुन रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये देख, इस कॉल को सुनिएगा कि ये, और ये एक इस लड़के की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लड़कों की कहानियां, मैंने शुरू में जो आपको बताया, मैं बच्चों की मैं कहानियां सुन चुका हूं। और ये बात जो आप कर रहे हो ना कि जैसे 2 टावर गिरे थे, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि बंदे को एथियस्ट होने के लिए ये ऐसे ही नहीं हो जाता बंदा। ये अपनी जात की इमारत को, अपने सेल्फ की बिल्डिंग को गिराना पड़ता है, फिर उसे जलाना पड़ता है, फिर जो खाक बनती है उसमें नया पौधा लगा के उसको पानी देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ये दोबारा से इंसान खड़ा होता है। तकलीफ है ये, मुझे पता है, मैं गुजरा हूँ, हारिस भी इससे गुजरा है, हम लोग सब गुजरे हैं, हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी है। और यकीन करें बड़ा डिप्रेसिंग, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। लोग, बंदा ये भी सोचता है कि मारी जाए तो अच्छा है, खुदा तो है नहीं है, ठीक है, सब कुछ बेमकसद लगने लगता है। मगर यकीन करें इसके बाद जब बंदा खड़ा होता है ना, तो वो बंदा फिर जो है ना, उसे गिराना बड़ा मुश्किल है उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा रीजन के ऊपर, सच के ऊपर खड़ा होता है, झूठ के ऊपर इमारत खड़ी है। ये बात याद रखें, डिप्रेसिंग ये बात जरूर है कि खुदा नहीं है, मगर ये याद रखें कि आप पहले मान तो रहे थे कि खुदा है,
मगर खुदा था नहीं। पहले भी आप अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे ही जी रहे थे, आप इस धोखे में थे कि खुदा आपका ख्याल रखता है। मगर आज वो धोखा सिर्फ हट गया, सिचुएशन वैसी है। अगर आप पहले 20 साल 30 साल सरवाइव कर रहे हैं और खुदा तो था नहीं, हमें पता है, आप खुद ही अपने आप को संभाले हुए आए थे, तो ये ना समझें कि आप इसके बाद अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे। सच में बड़ी ताकत होती है। सच आपको ऐसी एडवांटेज देता है जो झूठ आपको कभी भी नहीं दे सकता। झूठ आपको डिसएडवांटेज देता है, और उस डिसएडवांटेज के ऊपर मजहबी लीडर, मुआशरा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब उसके ऊपर प्रे करते हैं, यानी उसका शिकार करते हैं। ठीक है, और मगर सच्चे आदमी का शिकार, सच पे को मानने वाले आदमी का शिकार नहीं हो सकता। वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी मजहब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। मजहब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, यही बात है। आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप पूरी अपनी एफर्ट नहीं दे रहे, और बाद में आप फेल हो जाएं या आपके उतने नंबर आ जाएं जितने आप नहीं चाहते थे, तो आप कहते हैं चलो खुदा की मर्जी होगी, आप अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, और आप इस मिस्टेक से कभी भी नहीं सीखते कि दोबारा आप ये मिस्टेक ना करें। तो सच क्या करता है? सच का मसला यह है कि ये पहले आपकी जात के उस पहलू से लड़ता है जो कि बड़ा मजबूत आपने बिल्ड किया होता है। आपने, हर बंदे ने अपने अंदर एक टेंपल बिल्ड किया होता है जिसके अंदर वो खुद परस्ती, अनापरस्ती, धोखाधही खुद को दे रहा होता है सबसे पहले। देखें, बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? बुरी आदतें इसलिए नहीं छोड़ता इंसान क्योंकि इंसान ये मान लेता है कि वो उसके लिए अच्छी है, और मजहब भी उन्हीं बुरी आदतों में से एक है। ठीक है, ये भी ड्रग है। कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल सही कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। और जब ये ओपियम छूटता है, एडिक्शन जब आप छोड़ते हैं, तो क्या दर्द नहीं होती आपको? किसी एडिक्ट को निकाल दें, एडिक्शन छोड़ना, और जो इंसान एडिक्शन छोड़ देता है, मैं कहता हूं, कहते हैं लोग जो सिगरेट छोड़ सकता है ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि पता है कि एडिक्शन कितनी मुश्किल है। और मैं कहता हूं जो मजहब छोड़ सकता है ना, वो भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि सिगरेट तो आपने 14 साल के हुए, 12 साल के किसी ने 10 साल में लगा ली होगी। मजहब तो आपको 5वें साल से ही सिखा दिया जाता है, चौथे से ही सिखा दिया जाता है। ये चीजें हैं सारी। ठीक है, तो रजा खान, आप अपना ख्याल रखें और परेशान ना हो। इस कश्ती में आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, और यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड पर्सन। आप सक्सेसफुल भी होंगे जिंदगी में, और आपको आसपास आपके लोग, हाँ, आप डॉक्टर बनने लगे, और बड़ी मुझे खुशी होती है हाँ, पढ़े लिखे बच्चों को सुन के कि आप डॉक्टर बनेंगे। और ये जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मोर और लेस जो गालिब ने कहा, आई वुड से इवन 90% ऑफ जितने भी एक्स मुस्लिम होते हैं, ये एक फेज होता है जिससे वो गुजरते हैं। ये निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट, ये एक रियलिटी, एक डॉन होती है। और लेकिन बात वही वो गालिब ने भी जो पहले की थी कि पहले भी खुदा नहीं था, लेकिन आप समझ रहे थे खुदा है, आपकी दुनिया में था। योर ट्रूथ वाज टेलिंग यू कि खुदा है। ये वो मैट्रिक्स का वही वो रेड पिल और ब्लू पिल वाला आर्गुमेंट है। और उसमें कैरेक्टर था साइफर, जो कहता है मुझे वापस, मैंने गलती होगी, रेड पिल ले ली, मुझे वापस मैट्रिक्स में डाल दो, मैं ख्वाब में ही जाना चाहता हूं। लेकिन हकीकत में ऐसा, लेकिन वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, तो हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब आप अगर आपको यकीन पता चल गया कि यार ये ड्रामेबाजी है, जब आपका दिमाग खुल जाता है फिर नहीं होती, तो उसका आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है कि आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और तकलीफ कोई भी हो, कोई भी अफसोस हो, लोगों की बड़ी बड़ी जिंदगियों में बड़े बड़े घिनौने हादसा हो चुके होते हैं, बट लाइफ गोज ऑन। और ये आपने, और इसी को आपने, जब तक आप लाइफ की वैल्यू सीखेंगे। वो लड़का, एक बच्चा आया था गालिब के शो में लास्ट वीक, इस्लाम या मजहब जो है, डॉगमा जो है, वो इंसान को वाकई गुलाम बना देता है। वो अपने मुंह से कह गया कि हाँ मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। आप ये नहीं कह सकते। अब आपको इस चीज की आजादी की भी पता कदर है, अब आपको अपनी जिंदगी की भी कदर है। तो ये जो फेज है ना, ये फेज एक फेज है, ये 5-6 महीने बाद गुजर जाएगा। अब आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी शादी होगी, आपको कोई अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा, आप ट्रैवल करोगे वर्ल्ड में, आपके बच्चे पैदा होंगे। सो ये लाइफ मेरे भाई बड़ी लंबी और बड़ी खूबसूरत है, तो अपना ख्याल रखिएगा। चलें, ठीक है, ठीक है। मैं लास्ट में ये करना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा कंजर्वेटिव था, इसलिए मुझे ज्यादा डिप्रेशन हुई इस चीज से निकलने में, कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि एक धोखे वाली बात ही होगी ना। और लेकिन ये है कि अभी मैं डिप्रेशन से बिल्कुल निकल चुका हूँ। वो जस्ट 1 या 2 महीने का फेज था, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होना शुरू कर दिया। मैंने काफी सारे साइंटिस्ट को सुना,
रिचर्ड डॉकिंस क्या बात कर रहे हैं उनको सुना, एवोल्यूशन का देखा। मैं उसके बाद मैं एग्नोस्टिक बन गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मजहब कोई भी नहीं है तो चलो कोई पावर होगी जो ये सारा कंट्रोल करे। लेकिन जब एग्नोस्टिक से भी मैं एथियस्ट में कन्वर्ट हो गया, मुझे यकीन उठ गया कि वाकई कोई खुदा नहीं है। जब मैंने देखा इस सिस्टम को कि यहाँ पर सर्वाइवल रेट की जंग चल रही है, मतलब कि कोई अगर मगरमच्छ किसी जेबरे को नहीं खाएगा तो वो खुद मर जाएगा, अगर खाएगा तो वो जेबरा तड़प तड़प के मर जाएगा। तो ये खुदा ने ऐसी चीजें, या सबसे जो हयानाज हैं जो सबसे खौफनाक मौत देते हैं वो जानवरों को, कि वो एक तो ये है कि उसको चलो वो शेर तो चलो फिर भी गला पकड़ के मार देता है, एक आसान मौत है, लेकिन जो हयानाज खाते हैं उसको, और वो आगे से फिर अल्लाह मियाँ ने अगर खुदा कोई है तो वो उसने उसके अंदर वो क्या कहते हैं सेंसेस ही पैदा कर दी। एक तो वो उसको पेन भी फील होता है मरने का, और वो 5 या 6 घंटे में जाके मरता है। तो इतनी जो अल्लाह मियाँ को क्या मतलब कि खुदा को ऊपर बैठे के मजा आ रहा है कि मैंने ऐसे मखलूक पैदा करनी है। और फिर रिस्क की बात करते हैं कि अल्लाह मियाँ रिस्क देता है, तो रिस्क भी क्या कि गालिब या खारे सुल्तान या रजा खान को पैदा कर दिया। अच्छा रजा खान तेरा रिस्क ये है कि तू गालिब को खा ले, गालिब का रिस्क ये है कि वो हारिस को खा ले, और हारिस का रिस्क अगले बंदे को खा ले, ये तुम्हारा रिस्क है। तो ये कौन सा खुदा है कि जो है ना वो रिस्क ऐसे दे रहा है कि तुम दूसरे पर डिपेंडेंट हो, और तुम अगर दूसरे को नहीं नुकसान पहुंचाओगे तो तुम खुद नहीं सरवाइव कर पाओगे। तो इस चीज से जब मैं एग्नोस्टिक था, फिर मैंने ये चीज देखी नेचर की, तो मैंने कहा नहीं यार, अब ये जो पावर है ना वो भी चली गई, कोई चले पावर बहुत नहीं है। तो चलें इंशाल्लाह चलें मैं ठीक है, रजा खान जरूर आइएगा दोबारा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बट टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो बस टाइम लिमिटेड ही लिया जा सकता है। फिर वही हम आगे आगे चलते हैं, फिर करेंगे आपसे बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।